हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 9th में आपका टिश्यूज चैप्टर चल रहा है, ऊतक। तो आपने कल सिंपल सरल स्थायी ऊतक के बारे में, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में आप पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, इन तीनों में कितना अंतर होता है। तो 4 पॉइंट्स में उसको आपको लर्न करना था कि किस चीज का बना होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फंक्शन कैसा होता है। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में आप सभी पढ़ रहे थे कि किस तरह से मैंने ये एक्टिविटी बताई थी। एक्टिविटी हर सेशन में इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि आप इस एक्टिविटी को अपने घर में एक बार करके जरूर देखें। इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में किस तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो प्रेजेंस होती है उसमें किस तरह से एपिकल मेरिस्टम में वृद्धि होती है, वो इस एक्टिविटी से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मैंने आपको बताए थे कि 3 प्रकार के होते हैं: एपिकल मेरिस्टम्स, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स और लेटरल मेरिस्टम्स। ये तीनों के तीनों कहाँ पाए जाते हैं? एपिकल का मतलब होता है कि शीर्ष पर पाए जाने वाले, शीर्षस्थ विभाज्योदक ऊतक जो है वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की कैटेगरी में आते हैं, जो जड़ की टिप पर, कलिकाओं की टिप पर या शूट की टिप पर प्रेजेंट होते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम्स वो होते हैं जो नोड्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। 2 नोड्स के बीच में पाए जाने वाले स्थान को इंटरनोड कहते हैं और इंटरनोड्स में ये प्रेजेंट होते हैं। लेटरल मेरिस्टम्स जो हैं वो साइड में प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, और ये रेडियल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके के टिश्यूज विभाज्योतक ऊतकों में मैंने आपको बताया। ठीक है, क्यों मेरिस्टेमेटिक सेल्स में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं या वैक्यूल्स नहीं होते हैं, उसके बारे में भी आपको बताया गया था। क्यों मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कहलाती हैं, ये भी आपने जाना था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि परमानेंट टिश्यूज जो हैं जैसे कि जाइलम और फ्लोएम, वो सारे के सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही बनते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज जो है वो क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी कहलाती है। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में आपने जाना था कि 2 तरीके का परमानेंट टिश्यू होता है। परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो विभाज्योतक ऊतकों के बाद ही बनते हैं, यानी विभाज्योतक ऊतक जो होते हैं जब वो अपना विभाजन करने की क्षमता को खो देते हैं, या कह सकते हैं कि जब उनके अंदर विभाजन की जरूरत खत्म हो जाती है, वो ऑप्टिमम ग्रोथ पे पहुंच जाते हैं, तो वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि इनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। स्क्लेरेनकाइमा के बारे में बात करी थी कि उसमें क्या प्रेजेंट होता है? लिग्निन प्रेजेंट होता है और इंट्रासेलुलर स्पेस जो है वो बिल्कुल नहीं पाया जाता। तो अब ये जब आपने पढ़ा था तो मैंने आपको ये वाला बोला था कि ये सारणी आपको अच्छी तरह से समझ लेनी है और इनके चारों पॉइंट्स को आपको समझ लेना है और इसको लिखना आपको आ जाना चाहिए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। कल हमने एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा था। बहुत ब्रीफ में मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था कि जो सबसे बाहर जो पाया जाता है स्तर, उसको क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। तो जो कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत है वो एपिडर्मिस होती है, और एपिडर्मिस जो है वो प्रायः कोशिकाओं की एक परत की बनती है और सबसे ज्यादा मजबूत जो है वो एपिडर्मिस ही होती है ना। एपिडर्मिस में मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे पत्तियों में आप छोटे छोटे छिद्र देख सकते हैं। इन्हीं छिद्रों को क्या कहते हैं? पर्णरंध्र या स्ट्रोमेटा कहते हैं। तो एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है, जैसे कि अनियन पील का जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं प्याज की झिल्ली को, तो उसमें आपको इस तरह से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है।
तो epidermis क्या है? Epidermis is the plant tissue that forms the outermost layer of a plant and covers the whole plant body. यानी कि पूरी प्लांट बॉडी को epidermis जो है वो क्या करके रखती है? कवर करके रखती है। epidermis जो है वो पूरी प्लांट बॉडी को क्या करके रखती है? कवर करके रखती है। ठीक है, तो epidermis के क्या क्या फीचर्स हैं? द सेल्स ऑफ द epidermal टिश्यू फॉर्म अ सिंगल कंटिन्यूअस लेयर विद एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। epidermal टिश्यूज जो होते हैं वो एक सिंगल कंटिन्यूअस लेयर फॉर्म करते हैं। epidermal tissues are present on the entire surface of a plant as an outer covering to protect all the parts of the plant. क्या होता है? ये सबसे बाहरी पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, उस पूरे एंटायर सरफेस को कवर करके रखती है। ये कौन करता है? epidermis. The cells of the epidermis are relatively flat. संरचना में कैसी होती हैं? They are relatively flat. Their outer and side walls are often thicker than the inner wall. जो outer wall होती है वो oftenly थोड़ी सी मोटी होती है inner wall की अपेक्षा। ठीक है, फंक्शन इसका क्या है? epidermis का मेन फंक्शन क्या है? द epidermal tissue protects against loss of water, mechanical injury and invasion by parasitic fungi. यानी कि लॉस ऑफ वाटर अगर हो रहा हो उसको बचाने के लिए, मैकेनिकल इंजरी से बचने के लिए और पैरासिटिक फंजाई से सुरक्षा के लिए epidermis का बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसमें है। स्पेशलाइजेशन इन epidermis क्या होता है? पुल आउट ऑफ अ प्लांट फ्रॉम अ फील्ड एंड ऑब्जर्व इट्स रूट्स क्लोजली। रूट्स को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अब इसमें ये चीज ऑब्जर्वेशन इज द मेन पार्ट ऑफ योर साइंस क्लास। जो निरीक्षण एक शब्द है बच्चों, तो विज्ञान विषय को पढ़ते समय हमेशा ही निरीक्षण पे विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। आप अगर ऑब्जर्व करते हैं, सजग रहें, आप लोग अवेयर रहें, अपने आसपास की चीजों को अगर निरीक्षण करते रहें तो आप अपने साइंस सब्जेक्ट को डेली लाइफ से कनेक्ट करके बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक, क्या करना है? पुल आउट अ प्लांट फ्रॉम अ फील्ड एंड ऑब्जर्व इट्स रूट्स क्लोजली। किसी भी पौधे को आप निकाल लें फील्ड से और उसकी जड़ों को आप क्लोजली बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या चीजें दिखाई पड़ेंगी? द रूट्स विल हैव मैनी स्मॉलर रूट हेयर। रूट्स में बहुत छोटी छोटी रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर्स आर द साइट्स वेयर सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स आर ऑब्जर्व्ड। रूट हेयर्स क्या होती हैं? जहां से जमीन में मौजूद सॉइल में मौजूद पानी और मिनरल्स को क्या करती हैं? ऑब्जर्व करने का काम करती हैं। दे इंक्रीज द एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। वो एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ाने के लिए रूट हेयर्स का स्ट्रक्चर रूट्स पे प्रेजेंट होता है। द epidermal सेल्स प्रेजेंट इन रूट्स हेयर परफॉर्म दिस फंक्शन। अब रूट हेयर में प्रेजेंट जो epidermis की लेयर होती है, epidermal सेल्स होती हैं, वही इस फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। ठीक है, अगर हम एक कैक्टस प्लांट को ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व अ कैक्टस प्लांट और एनी डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट का मतलब कि जो कटीले पौधे होते हैं, जो आपका रेगिस्तानी या ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे कम पानी होता है, या सजावटी पौधों के रूप में कहीं भी पाए जा सकते हैं जिसको पानी की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं होती। कैक्टस प्लांट की बात कर रहे हैं। On feeling the plant surface, you will find that it is covered with a waxy layer of cutin. यदि आप उस प्लांट की सरफेस को फील करके देखें तो आप पाएंगे, you will find that it is covered with a waxy layer of cutin. यानी कि एक मोम जैसी बनी हुई लेयर से वो कवर्ड होते हैं। वो जो मोम जैसी लेयर से कवर्ड होते हैं उस लेयर को क्या कहते हैं? क्यूटिन कहते हैं। This waxy layer is waterproof and prevents water loss from transpiration की प्रोसेस के द्वारा। यदि वाटर लॉस की प्रक्रिया को ये वैक्सी लेयर क्या करती है? कम कर देती है।
है ना। वैक्सी लेयर इज वाटर प्रूफ, ये जो वैक्सी लेयर होती है ये वाटर प्रूफ होती है, यानी अंदर से पानी को वेस्ट नहीं होने देती, बाहर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से बाहर बहुत ज्यादा नहीं निकलने देती है। दिस इज एन एडॉप्टेशन, ये एक अनुकूलन है, किसी भी पौधे में पाया जाने वाला ये एक अनुकूलन है, जिससे क्या बचाव होता है, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करते हैं ये कैक्टस वाले पौधे। डिजर्ट्स एक्सपीरियंस स्कैंटी रेनफॉल, डिजर्ट्स में यानी कि रेगिस्तान में बहुत सारा रेनफॉल नहीं होता है, बहुत सारी बारिश नहीं होती है। सो डेजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टस नीड टू कंजर्व वाटर, तब उनको पानी को स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, ये आप सभी को पता है। तो उस प्रोसेस के लिए, इस प्रक्रिया के लिए उनके पास क्यूटिन की एक वैक्सी लेयर उनके प्लांट बॉडी पर प्रेजेंट होती है, जो पानी की वेस्टेज को बचाने का काम करती है और उनकी प्लांट बॉडी के अंदर ही वाटर को रोकने का काम करती है। ठीक है। लार्ज ट्रीज हैव अ हार्ड कवरिंग कॉल्ड बार्क, आप सबको पता है कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसमें बाहर की तरफ एक हार्ड कवरिंग होती है पूरी पेड़ पे, वो क्या होती है, उसको बार्क या छाल कहते हैं। क्या ये भी एपिडर्मल सेल्स ही हैं? क्या ये भी एपिडर्मल सेल्स होती हैं? तो द आउटर लेयर ऑफ अ यंग प्लांट चेंजेस एज इट्स मैच्योर्स, जब आउटर लेयर है किसी भी छोटे पौधे की, वो जब बड़े पौधे में कन्वर्ट होता है तो वो आउटर लेयर जो है वो चेंज होती जाती है। टिश्यूज called secondary meristems replace the epidermis, forming several layers of thick cork or bark, यानी कि सेकेंड टिश्यूज जो हैं जिनको आप सेकेंडरी मेरिस्टेम्स कह सकते हैं, द्वितीयक विभाज्योतक ऊतक जिन्हें आप कहते हैं, वो रिप्लेस कर देती है एपिडर्मिस को, फॉर्मिंग सेवरल लेयर्स ऑफ थिक कॉर और बार्क। दे आर डेड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेल्युलर स्पेसेस। तो ये जो बार्क होती है, जो छाल होती है, ये क्या है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम्स हैं और ये एपिडर्मिस को रिप्लेस कर देती हैं, लेकिन इनमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाया जाता है। और ये कैसी होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। तो अगर इसी में से एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कोशिका की सबसे पहले खोज हुई थी, क्या वो कोई एक मृत कोशिका थी या कोई एक जीवित कोशिका थी? सर रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी, क्या वो मृत कोशिका थी या वो जीवित कोशिका थी? तो रॉबर्ट हुक ने जो है एक डेड सेल की ही खोज की थी और वो कॉर्क से ही निकाली गई थी। कॉर्क की पतली स्लाइस को उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था और एक डेड सेल की खोज सबसे पहले करी थी। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्टोमेटा के बारे में। क्या होता है स्टोमेटा? ये जो इस तरह से पर्ण फलक जो होता है आपका, किसी भी पत्ती का जो लैमिना होता है, लैमिना पे इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये बहुत बड़ा है, लार्ज करके आपको दिखाया गया है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाने के लिए, लेकिन यही जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये हर पत्ती की सतह पे पाया जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा या पर्ण रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्ती की जो एपिडर्मिस होती है उसमें हम छोटे छोटे छिद्र को देख सकते हैं इजीली, इन्हीं छिद्रों को क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा जो होते हैं, पर्ण रंध्र जो होते हैं, उसमें दो किडनी शेप की कोशिकाएं होती हैं, जो ये आपको दिखाई पड़ रही है, ये किडनी शेप की, ये राजमा के आकार की ये दोनों कोशिकाएं हैं, जिनको क्या कहते हैं, गॉड सेल्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि पत्ती में है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है और उसके अंदर ये जो बाहर की तरफ दिखाई पड़ रही है ये क्या है, एपिडर्मिस के अंदर ये क्या है प्रेजेंट, स्टोमेटा प्रेजेंट है, जो दो गार्ड सेल्स से बनी हुई है। तो इन गार्ड सेल्स को क्या कहते हैं, रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। यही कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का एक्सचेंज करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए यही कोशिकाएं जो हैं वो उत्तरदायी होती हैं। टाइम टू टाइम ये कोशिकाएं जो हैं, स्टोमेटा खुलते हैं और बंद होते हैं और उसके बाद वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस जो है, वाष्प के रूप में जो पानी का निकलना है पत्तियों के द्वारा, ये इस क्रिया जो है ये स्टोमेटा के द्वारा ही होती है।
है ना। तो मैंने आपको बताया कि जो स्टोमेटा हैं वो पत्ती की सतह पे पाए जाते हैं छोटे छोटे छिद्रों के रूप में, और उनमें क्या प्रेजेंट होती है, उनमें रक्षी कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं या गॉड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, और उसके बाद उनमें स्टोमा प्रेजेंट होता है, और उसके चारों तरफ क्या होता है, एपिडर्मिस की लेयर होती है। ठीक है, तो the epidermal tissues on the leaves of a plant have minute opening called the stomata। आप सबको पता है कि छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं पत्तियों की एपिडर्मिस लेयर पे, जिसको क्या कहते हैं, पर्णरंध्र कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं। Each stoma is surrounded or enclosed by two kidney-shaped cells called the God cells। तो पॉइंट नंबर 2 इज कि दो किडनी शेप की कोशिकाओं से घिरे हुए होते हैं जो गॉड सेल्स कहलाती हैं, या इन्हीं को आप रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। These stomata are necessary for the exchange of gases between the atmosphere and plants। ये स्टोमेटा का जो संरचना है ये नेसेसरी है, जरूरी है। अगर गैसों का आदान प्रदान जो पौधों के अंदर हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और ऑक्सीजन का छोड़ना, ये जो प्रक्रिया हो रही है, गैसों का एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज जो हो रहा है थ्रू लीव्स, वो किसकी सहायता से होता है, स्टोमेटा की प्रेजेंस के कारण ही होता है। दे ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस में भी ये योगदान देता है। कौन, स्टोमेटा। दीज पोर्स यानी कि स्टोमेटा रिमेन ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट नाइट, है ना। ये पोर्स जो हैं ये दिन के समय में तो खुले रहते हैं, लेकिन रात के समय में ये गॉड सेल्स कवर कर लेती हैं या बंद कर लेती हैं अपने आप को, और रात के समय में ये पर्णरंध्र जो है वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या आप सबको पता है, कुछ कुछ अलग से इंफॉर्मेशन भी बताती जाती हूँ मैं बीच बीच में, कि क्या आप सबको पता है कि जो फ्लोटिंग लीव्स होती हैं, नॉर्मल लीव्स में जो पर्णरंध्र होता है वो लोअर पत्ती की नीचे की साइड में दिखाई पड़ता है आपको, पर जो फ्लोटिंग लीव्स होती हैं, जो पानी में तैरने वाली पत्तियां होती हैं, उनमें स्टोमेटा जो है वो पत्ती की अपर साइड पे प्रेजेंट होता है। अराउंड 1000 to 1 lakh stomata are present per square centimeter on the surface of a leaf। यानी स्टोमेटा की संख्या कितनी हो गई, बहुत ज्यादा। तो क्वेश्चंस क्या हैं, डू परमानेंट टिश्यूज डिवाइड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या सॉल्यूशन इसका क्या होगा। परमानेंट टिश्यूज का मतलब स्थायी ऊतक। क्या स्थायी ऊतक जो है वो विभाजन करते हैं, क्या स्थायी ऊतक जो है अपने आप को डिवाइड करते हैं। द सेल्स ऑफ अ परमानेंट टिश्यू do not have the ability to divide because they are already differentiated। The cells are specialized to perform specific functions and do not undergo further division। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन का आंसर भी शब्दों में ढाल करके लिखा गया, लेकिन इसको जब आप लेक्चर को सुन रहे थे तो बहुत ध्यान से आपने, ये चीज मैंने कई बार आपको बताई कि जो विभाज्योतक ऊतक होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, वो उसमें क्या होती है, विभाजन की क्षमता होती है, उसमें डिवीजन की क्षमता होती है। तो डिवीजन की क्षमता होती है उसमें, वो तब तक डिवाइड करता रहता है जब तक की जरूरत है, और जब अपना वो ऑप्टिमम ग्रोथ पा लेता है उसके बाद उसके अंदर डिवीजन की क्षमता खत्म हो जाती है, और वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है और स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो जब ये सवाल पूछा गया कि डू परमानेंट टिश्यूज डिवाइड, तो आपको पहले ही पता है कि परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो डिवाइड नहीं होते। डिवाइड होने वाले टिश्यूज का नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या विभाज्योतक ऊतक। ऑप्टिमम लेवल तक वो डिवाइड करते हैं अपने आप को, और ऑप्टिमम ग्रोथ पाने के बाद वो चेंज हो जाते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं, रूपांतरित कर लेते हैं, और स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए परफॉर्म करने के लिए ये परमानेंट टिश्यूज
बन जाते हैं। ठीक है। हाउ डज द एपिडर्मिस प्रोटेक्ट अ प्लांट अगेंस्ट वाटर लॉस? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका सॉल्यूशन क्या देंगे आप? द एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट ऑफन secrete a waxy water resistant layer on the outer surface. This layer reduces the loss of water from the plant. क्वेश्चन पूछ रहा है कि एपिडर्मिस किस प्रकार से वाटर लॉस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो आप आंसर करेंगे द एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं, एपिडर्मिस कोशिकाएं होती हैं जो वायु में पाए जाने वाले पार्ट के प्लांट के पार्ट में होती हैं, वो एक वैक्स को सिक्रीट करती हैं जो कैसा होता है, जो वाटर प्रूफ होता है या वाटर रेजिस्टेंट लेयर बना देता है पूरी प्लांट बॉडी पे। और इसके कारण क्या होता है, दिस लेयर रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट। और ये ज्यादातर मरुस्थलीय पौधों में पाया जाता है। ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? ये ज्यादातर मरुस्थलीय कोशिकाओं, मरुस्थलीय पौधों में पाया जाता है ना। मरुस्थलीय पौधों की जो बाहरी सतह होती है उसमें एपिडर्मिस में क्यूटिन नाम का एक लेप पाया जाता है। क्यूटिन जो होता है वही क्यूटिन वैक्सी चीज होती है जिसके कारण क्या होता है कि पानी जो है वो बाहर नहीं निकलता। ठीक है, पानी जो है वो बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, है ना। जैसे जैसे किसी वृक्ष की जब एज बढ़ती जाती है, आयु बढ़ती जाती है, तो उसके जो बाहर के प्रोटेक्शन वाली लेयर्स होती हैं उन टिश्यूज में कुछ चेंज होता है। जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, जो द्वितीयक विभाज्योतक है, उसकी एक पट्टी जो कॉर्टेक्स में होती है वो कॉर्क नाम की कोशिकाओं की परतों को बनाती जाती है। इसीलिए क्या छाल जो है वो डेड सेल्स से बनी होती है ना। और ये बिना किसी इंटरसेल्युलर स्पेस के लगी हुई होती हैं। इसकी जो एकदम आउटर वॉल होती है, इसकी भित्ति पर एक सुबेरिन नाम का पदार्थ होता है। ये आपको अंडरलाइन कर लेना है या नोट कर लेना है, जो छालों को हवा और पानी के लिए अभेद्य बनाता है। मतलब सुबेरिन के कारण क्या होता है, छालों के अंदर पानी और हवा जो है वो एकदम डायरेक्ट नहीं जा पाती है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में, यानी कि जटिल स्थायी ऊतक के बारे में। तो जब मैं सेशन ले रही हूँ, जब मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि पता चलता रहे कि समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, या कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो साथ साथ आप पूछते चल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ये एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाओं से मिल करके बनते हैं। ऑल दीज सेल्स वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर टू परफॉर्म वन कॉमन फंक्शन। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट कुछ सेशंस में एग्जाम्पल के रूप में भी बताया था बच्चों, कि मान लीजिए एक ही क्लास में अगर 9th क्लास के सारे बच्चे बैठे हैं तो मतलब वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया, वो हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू जो एक ही तरीके का काम करेगा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब एक ही क्लास में मिक्स बच्चे, अलग अलग प्रकार की सेल्स हैं, 8th भी, 9th भी, 10th भी, तो वो अलग अलग तरीके का स्पेसिफिक फंक्शन भी परफॉर्म कर सकती हैं। और क्या करती हैं, एक कॉमन फंक्शन के लिए अलग मतलब हेल्प अलग अलग तरीके से हो जाएगी और एक कॉमन काम जो है वो हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? सामंजस्य रखना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है। जैसे आपका स्कूल ही है तो स्कूल में सबको अलग अलग उत्तरदायित्व है, तो एक कोऑर्डिनेशन के तहत क्या होता है, स्कूल के सारे काम इजीली चलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है, सामंजस्य रखना पड़ता है, वो होता है काम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार की सेल्स से मिल करके बनते हैं। These tissues are conducting tissues that take part in the transport functions of the plant. ये जो टिश्यूज होते हैं ये
कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जो ट्रांसपोर्ट फंक्शन, किसी भी पौधे के ट्रांसपोर्ट फंक्शन में जो पार्ट लेते हैं, ये कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। दिखाई पड़ते हैं एक ही तरह के, वो आपको साधारण स्थायी ऊतक कहलाते हैं, और जो अन्य प्रकार के जो स्थायी ऊतक होते हैं जो कई अलग अलग प्रकार की सेल्स से मिलकर के बनते हैं, वो आपके जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कहलाते हैं। और ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं, लेकिन एक साथ मिल करके ये एक इकाई की तरह काम करते हैं, एक यूनिट की तरह काम करते हैं, है ना। तो इसमें आपको मैंने बताया था दे आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं इस तरीके के ऊतक। एक तो होता है बच्चों जाइलम, एक क्या होता है जाइलम, और दूसरा होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम, दे आर ऑफ टू टाइप्स, पहला टाइप है जाइलम और दूसरा टाइप है फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम विच ट्रांसपोर्ट्स वाटर, जाइलम क्या करता है विच ट्रांसपोर्ट्स वाटर, वो पानी के परिवहन के लिए उत्तरदायी है पौधों में। और फ्लोएम क्या है, विच ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल्स, क्या ट्रांसपोर्ट करता है वो, फूड मटेरियल्स का, यानी कि खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। जाइलम किसका परिवहन करता है, जाइलम जो है वो जल का परिवहन करता है, पानी का परिवहन करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी किसको है, जाइलम को है। और जो खाना बन गया तो उस फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी किसकी है, फ्लोएम की है, हर अलग अलग अंगों में पहुंचाने के लिए। तो इन दोनों सेल्स को वैस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं, संवहन ऊतक भी कहते हैं। और ये मिल करके वैस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। तो जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये एक जटिल पौधों की विशेषता है, स्पेशलिटी है इनकी, कि जो स्थलीय वातावरण में रहने के लिए इनको अडॉप्ट कर देती हैं, अनुकूल बनाती हैं। तो इसमें वैस्कुलर बंडल्स में आपको जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों के बारे में जानना है कि किस तरह से ये The presence of this vascular tissue is an important feature of all complex terrestrial plants. जो vascular tissue है ये एक terrestrial plant का, all complex terrestrial plants का ये specific feature है। Complex permanent tissues दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका जाइलम और दूसरा होता है आपका फ्लोएम। एक क्या होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ये क्या है, जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो अलग अलग प्रकार की सेल्स मिल करके इन टिश्यूज का निर्माण करती हैं, तो वो हो गया आपका जटिल स्थायी ऊतक। दो प्रकार की सेल्स कौन कौन सी यूज हो रही हैं, एक है आपका जाइलम जो कैसा है बच्चों, जल का संवहन करता है, वाटर कंडक्टिंग होता है, और फ्लोएम जो है वो फूड मटेरियल्स को कंडक्शन का काम करता है, फूड मटेरियल्स के परिवहन का काम करता है या फूड कंडक्टिंग होता है। ठीक है, तो आप अगर एग्जाम्पल्स के रूप में देखें तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विभाज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक में अंतर बताइए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में अंतर बताइए, तो आप इसी तरह से ऊपर हेडिंग देंगे, बीच में मार्जिन देंगे, एक तरफ विभाज्योतक ऊतक लिखेंगे, दूसरी तरफ आप क्या लिखेंगे, स्थायी ऊतक लिखेंगे। आंसर लिखने का तरीका भी मार्क्स कितने मिलेंगे इस पे डिपेंड करता है ना। आपका आंसर लिखने का तरीका भी डिपेंड करता है कि आपको कितने अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का पहला पॉइंट लिखेंगे, द सेल्स ऑफ द टिश्यू डिवाइड रिपीटेडली। आपको पता है कि वो पुनः पुनः क्या करते हैं, डिवीजन करते रहते हैं, विभाजन करते रहते हैं। कौन से, विभाज्योतक ऊतक। और परमानेंट टिश्यू में लिखेंगे द सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड डू नॉट हैव द पावर ऑफ डिवीजन। यानी कि जो स्थायी ऊतक होते हैं वो विभाज्योतक कोशिकाओं से मिल करके बने हुए ऊतक होते हैं, जिनमें डिवीजन की पावर या विभाजन की क्षमता नहीं होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, द सेल्स आर ऑलवेज लिविंग
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभाज्योतक ऊतक में पाए जाने वाली कोशिकाएं जो हैं वो सदैव जीवित कोशिकाएं होती हैं और स्थायी ऊतक में पाई जाने वाली सेल्स मृत या जीवित दोनों प्रकार की हो सकती हैं। परमानेंट टिश्यूज में के कॉलम में आप लिखेंगे कि द सेल्स में बी लिविंग और डेड, है ना। तो 2 पॉइंट हो गया आपका। तीसरा पॉइंट लिखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में दीज सेल्स यूजुअली डू नॉट कंटेन वैक्यूल्स, क्योंकि जब हम विभाज्योतक ऊतक के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ब्रीफ में बताया था कि वो डिवीजन करने वाली यंग सेल्स होती हैं, तो उनमें वेस्ट मटेरियल नहीं होता और वैक्यूल्स का काम क्या है, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने का। तो इसलिए दीज सेल्स यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में पाई जाने वाली सेल्स में ज्यादातर वैक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। और परमानेंट टिश्यू में दीज सेल्स कंटेन अ लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, और जो स्थायी ऊतक होता है उसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं जो हैं उनमें एक बड़ा सेंट्रली लोकेटेड, केंद्र में लोकेटेड एक राजधानी वैक्यूल प्रेजेंट होती है। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का 4th पॉइंट लिखेंगे, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो एक स्पेसिफिक पार्ट है प्लांट का जिसमें वो प्रेजेंट होता है, जैसे कि शूट की टिप पे, रूट की टिप पे, जहां से क्या होती है, ग्रोथ होती है ना। और परमानेंट टिश्यू कहाँ है, इट इज फाउंड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, और परमानेंट टिश्यू जो है वो थ्रू आउट द प्लांट बॉडी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में 1 मोर पॉइंट टू बी रिटन, क्या है, एक और पॉइंट आप लिख लेंगे, क्या है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो किसी भी पौधे की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। और परमानेंट टिश्यू में लिखेंगे, इट परफॉर्म्स फंक्शंस सच एज स्टोरेज, कंडक्शन, प्रोटेक्शन एंड फोटोसिंथेसिस एटसेट्रा। यानी कि परमानेंट टिश्यू के बहुत सारे काम है और विभाज्योतक ऊतक का केवल काम है कि वो किसी भी पौधे की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो इसको आप पॉइंट वाइज बच्चों नोट करेंगे अपनी कॉपी में, है ना। किसी प्रकार की समस्या होने पर आप उसको मुझसे पूछ भी सकते हैं। ऊतक जो पौधे में पाए जाते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया कि अभी थोड़ा सा आपको और बताना बाकी है प्लांट टिश्यूज के बारे में कि किस तरह से जाइलम और फ्लोएम होता है, उनमें फाइबर्स से मिलकर के बना होता है, उनमें और कौन कौन सी जाइलम और फ्लोएम के स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। उसके बाद फिर हम अगले सेशंस में एनिमल्स में पाए जाने वाले टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में यानी कि जटिल स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ लिया। तो मैंने आपको विभाज्योतक ऊतक और परमानेंट टिश्यू इन दोनों में क्या अंतर होता है पॉइंट वाइज बता दिया है, उसको अपनी कॉपी में आपने नोट भी कर लिया है। अगले सेशन में हम जाइलम फ्लोएम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेंगे और हमको एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।